अभी तक हमने आज जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस, ये चीजें हम देख चुके हैं। अब हम आज थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सो सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन कैसे? इसका मतलब ये, अगर ये रियल लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ है न्यूटन्स का, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, इसका मतलब हुआ कि हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को सेकंड लॉ से डेराइव कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो इसका तो बिल्कुल ठीक बात है। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, Newton's first law and third law are contained in Newton's second law of motion. That means they can be derived from first law and second law can be derived from second law. First law and third law can be derived from second law. That is, यही अब हम करने वाले। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। टू डेराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, ये हमारा एम है। तो किसको डेराइव करना है? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि if any object is at rest, it will remain at rest, and if any object is moving with some velocity, it will be keep moving with the same uniform velocity unless some external unbalanced force is applied on it. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो ही चेंज आएगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि अगर F एक्सटर्नल 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी शुड बी 0 होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ F0 या चेंज इन वेलोसिटी 0, दोनों का ही मतलब यही है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, अगर रेस्ट पर ही है तो ऑब्वियस सी बात होता है कि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 तो डेल्टा V 0, और डेल्टा V 0 का मतलब V कांस्टेंट। हमारा एम ये है यहां तक पहुंचना, कैसे भी करके हम इस सिचुएशन तक पहुंच जाए तो हम कह देंगे कि अगर A0 बोल दे तो हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट है। देखिए साहब यहां पर किसके थ्रू? सेकंड लॉ। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी? सेकंड लॉ से। तो सिंस we know that according to Newton's second law of motion क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी m मास के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाए तो उसमें कुछ a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। If some force will be applied, then some acceleration would be created in this m mass object through which it will move. ये कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। But if no external force would be acting on object, अगर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ही अप्लाई ना हो रहा हो तो F एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, देन F एक्सटर्नल शुड बी 0। F एक्सटर्नल शुड बी 0 का मतलब न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है ma शुड बी 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0,
and acceleration 0 means either object is at rest, either object is at rest, अगर object rest पर है तो भी acceleration 0 होगा, और object is moving with constant velocity, constant velocity. And this is the statement, this is nothing but the statement of Newton's first law of motion, which is Newton's first law of motion. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बना रहेगा, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्क ना करे तो उनके उसमें चेंज तभी आएगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बना रहेगा. Hence we have derived, we started from Newton's first law of motion, we achieved the Newton's first law of motion. कितनों को ये समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट, अब हमने फर्स्ट लॉ को अचीव कर लिया है, किससे? सेकेंड लॉ से. अब क्या अचीव करना है हमें? डेराइव किसको करना है? थर्ड लॉ को. तो टू डेराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय फर्स्ट नहीं, बाय सेकेंड लॉ. अच्छा, तो पहले हम माइंड में एम तैयार रखें कि हमें क्या करना है. न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब मुझे ये चीज अचीव करनी है, दैट इज माई एम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही. सिंस वी नो दैट, क्या नो दैट, क्या जानते हो आप? बहुत कुछ जानते हो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगे, देन इट शुड बी इक्वल टू change in its linear momentum dp upon dt. लेकिन अब हमें क्योंकि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए निकालना है, तो इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट ए और बी लेना पड़ेगा. सो लेट वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. ठीक है, जब ये कोलाइड नहीं हुए, लेट सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2. ठीक, जिस टाइम ये कोलाइड हुए और ये कोलाइड होकर के इनके ऊपर मान लीजिए कोलिजन के कारण, क्योंकि फोर्स जब लगेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को के ऊपर फोर्स कब लगाएंगे? जब कोलाइड होंगे. सो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, मान लीजिए ये u1 वेलोसिटी से, ये u2 वेलोसिटी से. अब ये ए ऑब्जेक्ट आया यहां पर, तो इसने ए ने बी पर फोर्स लगाया, ये बी पर फोर्स लगाया, कितना? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ये बी पर फोर्स लगा, यानी कि m2 मास पर फोर्स लगा, और इस वजह से जस्ट जैसे ये कोलिजन से अलग अलग हुए, कोलिजन कोलाइड होने के बाद अलग हुए, तो लेट सपोज एक छोटा और एक बड़ा मान लेते हैं. इसको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में इजीली आए कि ये ए. तो आप मान लीजिए कि एक ट्रक चल रहा है और एक साइकिल वाला चल रहा है. तो ट्रक इधर चल रहा है, साइकिल वाला इससे टकराए, तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन अकर होने वाली है, उस चीज को समझना है. एफ बी ए, है ना? तो होगा क्या? टकराने के बाद जो ट्रक है वो तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा इन जनरल. तो हमने बोल दिया कि ए, लेकिन इसकी क्योंकि टकराया है तो अब तो वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी. तो लेट सपोज इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 टकराने के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट बाद, और b की वेलोसिटी हो गई है कितनी? v2, और ये भी इधर की तरफ ही हो गई. लेट सपोज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे बन पाएगा सेकेंड लॉ से. ओके, तो इसका मतलब u1 थी इनिशियल वेलोसिटी, और m1 की ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v1, यानी कि इनके मोमेंटम में आ गया है चेंज. अगर इनके मोमेंटम में चेंज आया है तो इस m1 के मोमेंटम में चेंज
ए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज तब आया होगा जब इस पर कोई फोर्स लगा हो। ये फोर्स किसने अप्लाई किया है? बी ने अप्लाई किया है ए पर। बी ने अप्लाई किया है ए पर। कितना फोर्स अप्लाई किया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी। ए ने बी पर अप्लाई किया है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर बी के मोमेंटम में चेंज आया क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, अब v2 हो गई, तो ये तभी हुआ होगा जब बी पर कोई फोर्स लगे। फोर्स किसने लगाया? ए ने। तो ए ने बी पर फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स बी ने ए पे लगाया। ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन इतना पता है इस सिचुएशन में कि ए ने बी पर फोर्स लगाया है कुछ टकराते टाइम और बी ने ए पर फोर्स लगाया है। प्रूव ये करना है कि दोनों इक्वल हैं और दोनों क्या है? नेगेटिवली, मतलब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो यहां से भी समझ में आ रही है हमें। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि for object A, F external should be is equals to dPA upon dt। तो ये एक्सटर्नल फोर्स किस पर लग रहा है? A पर। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये एक्सटर्नल फोर्स कौन होना चाहिए? ये एक्सटर्नल फोर्स किस पर लग रहा है? A पर। लगा कौन रहा है? B। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन A ड्यू टू B। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। बोलो ये वाली पहली चीज कितनों को समझ में आ गई? इसी तरह से अब अगर मैं लिखूं, है ना, इसको F एक्सटर्नल 1 बोल देता हूं फॉर ऑब्जेक्ट बी। अच्छा, इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन यहां पे कोई बाहर से फोर्स नहीं आ रहा। आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द कोलिजन और उसके बाद भी, तो ध्यान से देखूं तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं आया। आप कंसीडर भले ही इसको एक्सटर्नल कर रहे हो, क्योंकि ये फोर्स किसने किस पर लगाया है। तो फोर्स यहां पर आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स अप्लाइड ऑन ए शुड बी इज इक्वल टू चेंज इन। लेकिन इस पूरे सिस्टम में बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, यानी कि इस पूरे सिस्टम पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर पूछा जाए, एफ एक्सटर्नल टोटल, तो वो कितना दिखना चाहिए? 0। ए बी पर लगा रहा है, बी ए पर लगा रहा है, लेकिन बाहर से आकर के कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा इन फोर्सेस को, क्योंकि इसी वजह से जब भी कोलिजन होता है उसको कौन सा बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस, म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण लगने वाले फोर्सेस। ठीक है, तो फॉर ऑब्जेक्ट बी इसी तरह से अगर मैं लिख दूं F applied on B, force applied on B will change the linear momentum of B। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये कितना होना चाहिए? F B A, क्योंकि अप्लाइड ऑन B, फोर्स अप्लाइड ऑन B कौन कर रहा है? A। ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अगर मैं यहां पर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स पूछूं तो ये होना तो एक्सटर्नल की जैसे ही चाहिए। ये भी स्टेटमेंट एक्सटर्नल के लिए वैलिड है। ये वैलिड किसके लिए? ये पूरा स्टेटमेंट हम किसके लिए लिखते हैं? एक्सटर्नल के लिए। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? बाय 1 + 2 व्हाट आई विल गेट? dPA upon dt प्लस dPB upon dt should be equals to FAB plus FBA। ध्यान से देखें तो आपको एक चीज अब यहां पर, अब ये 11th का पोर्शन है। क्या है 11th का पोर्शन? देखिए, डिफरेंशिएशन हमने समझा था। हमने डिफरेंशिएशन क्या समझा था साहब? ये तो समझ में आ ही गया है आपको, पहले यहीं पे कर देता हूं। देखिए, अगर मैं कुछ बोलता था कि y इज इक्वल टू x1 + x2, ऐसे कुछ अलग अलग चल रहे होते थे, तो dy/dx कैसे करते थे हम? dy/dx ऑफ x1 + x2, और फिर इनको जहां पे प्लस या माइनस होते थे सेपरेट करके लिखते थे, dx1/dx प्लस dx2/dx। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो टर्म्स सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट हो रही है, तो उनको कंबाइंड ऐसे भी तो किया जा सकता है, x1 + x2। तो यहां पर भी देखें, ये भी dt के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो इनको भी तो कंबाइन करके लिख सकता हूं।
तो इनको कंबाइन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। PA प्लस PB क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, d पावर dt ऑफ P सिस्टम इज इक्वल टू FAB प्लस FBA। ये इधर भी बराबर चल रहा है, FAB प्लस FBA। लेकिन पूरे सिस्टम पर अगर ये देखें तो ये तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यही तो बोलता है, F एक्सटर्नल या F सिस्टम इज इक्वल टू, जो भी इसमें एक्सटर्नल या सिस्टम का लगा दूं तो यहाँ सिस्टम आएगा, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होता। तो यहां पर इस पूरे को क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख सकते हैं, F सिस्टम। तो यहाँ पे dP अपॉन dt को क्या लिखूंगा, F सिस्टम। तो F सिस्टम कितना होना चाहिए, FAB प्लस FBA। F सिस्टम ही किसका काम कर रहा है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, तो कहां करें, यहां कर देते हैं। सो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, F एक्सटर्नल, F सिस्टम का मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम शुड बी इज इक्वल टू FAB प्लस FBA। अब यहां पर हम कहानी लिखेंगे, बट सिंस no external force is being applied on the system, therefore F external, net external force should be 0 on the system। अगर पूरा फोर्स इस पूरे सिस्टम पर बाहर से तो किसी ने अप्लाई किया ही नहीं है इस पूरे सिस्टम पर, ये तो FAB लगा प्लस FBA लगा, जो भी फोर्स लगा वो तो इन दोनों के इंटरेक्शन से हुआ है। इस सिस्टम पर क्या किसी ने फोर्स अप्लाई किया जिसके थ्रू इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ हो, इसकी वेलोसिटी में? ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब F एक्सटर्नल यहां कितना चल रहा है, 0। अगर मैं F एक्सटर्नल को 0 ले दूं तो मेरे पास क्या कहानी आ गई, FAB, दिस इंप्लाइज दैट FAB प्लस FBA, ये पूरा फोर्स 0 हो गया तो इज इक्वल टू 0। अगर ये पूरा फोर्स 0 हो गया है तो FAB is equals to minus of FBA, which is nothing but the Newton's third law of motion. So we started from Newton's second law of motion and we achieved the Newton's third law of motion. Hence we can also say, इसके बेस पर भी ये बताया जा सकता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो ही ये पॉसिबल था। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 मान ले तो ही न्यूटन्स का थर्ड लॉ मिलता है। तो कंपल्सरी FAB and FBA cannot be external forces, they should be internal forces only। अगर मैं ये बोल दूं, आप ये थोड़ी देर के लिए मानिए कि मैं ऐसा ना बोल रहा होता कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं मान लेता, लेट, यहां पे अब लेट बोल दूं कि लेट F एक्सटर्नल 0, इस F एक्सटर्नल को 0 करने पर मुझे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है उसमें FAB and FBA एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 मानने पर ही न्यूटन थर्ड लॉ मिल रहा है। तो FAB and FBA शुड बी इंटरनल फोर्सेस। सो कितनों को ये समझ में आ गया प्रॉपरली?